हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तंडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, की स्टोन टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि अप्रोच ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए, मतलब मेथड ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए। बहुत बड़ा एक ब्लंडर है जो बच्चे कर रहे हैं, जो एमसीक्यू पेपर्स के लिए भी होता है और इवन फॉर रिटन पेपर्स ऑल्सो काफ़ी बच्चे ये गलती कर रहे हैं। ठीक है, क्या गलती है सर? वो ये गलती है कि आप पेपर पैटर्न के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो। पेपर पैटर्न के हिसाब से आप नहीं पढ़ रहे हो। अगर पेपर आपका एमसीक्यू है तो आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यू पेपर में आपको कोई भी लाइन उठा के फिल इन द ब्लैंक पूछा जा सकता है। ऐसे केसेस में अगर आप चार्ट फॉर्म में पढ़ रहे हो, अगर आप एक समझ रहे हो, समरी फॉर्म में पढ़ रहे हो जिसमें आप डिटेल्ड कंटेंट लाइन बाय लाइन पढ़ ही नहीं रहे, तो आई थिंक ये प्रिपरेशन का जो तरीका है ये गलत है। बीट रेगुलर प्रिपरेशन और बीट रिवीजन, इवन आप देखोगे मेरी भी रिवीजन आप देखोगे, इवन मेरी मैराथन देखोगे, एक भी चीज मैंने वर्ड टू वर्ड के अलावा नहीं पढ़ाई, सब वर्ड टू वर्ड ही पढ़ाया है। फॉर सिंप्लीफिकेशन येस यू कैन यूज द चार्ट बुक्स, बट मुझे लगता है कि आपको जब आप रिवीजन कर रहे हो या जब आप पढ़ रहे हो, जितना हो सके डिटेल में पढ़ो, वर्ड टू वर्ड पढ़ो, ठीक है। और चार्ट फॉर्म में थोड़ा सा अवॉइड करो। तो जैसे मेरे इवन आप एंड गेम नोट्स देखोगे या रिवीजन नोट्स देखोगे, आप वो रेफर कर सकते हो, ठीक है। पूरी लाइंस आप पढ़ो तो बेटर होगा, बिकॉज कोई भी लाइन उठा के आपको पूछी जा सकती है। स्पेशली अगर आप ध्यान दोगे एसएम में, अगर आप एसएम में देखोगे तो कोई भी लाइन सीधे बीच की लाइन उठा के आ रही है। और इवन आईसीएसआई का मॉड्यूल भी रेफर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर माय एमसीक्यू सब्जेक्ट। एटलीस्ट मैं सीएमए एफएमएसएम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको मॉड्यूल कवर करना चाहिए। इवन मेरी भी जो नोट्स हैं काफ़ी हद तक मॉड्यूल से ही बनाई गई हैं, मॉड्यूल के सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं उसमें, ठीक है। तो मॉड्यूल रेफर करना मेरे ख्याल से ज़रूरी है और मॉड्यूल की लैंग्वेज मेरे ख्याल से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू पेपर में अगर आप मॉड्यूल के अलावा कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, हैंडमेड नोट्स, ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये आज की डेट में मुझे नहीं लगता रेलेवेंट है। सदियों पुराने ये कंसेप्ट्स हैं, आज भी चल रहे हैं, क्योंकि कोई ओपनली उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। बट मुझे लगता है अब आपको मॉड्यूल पे स्विच हो जाना चाहिए। मॉड्यूल काफ़ी रिसेंटली अच्छे भी हो गए हैं, न्यू सिलेबस के पहले से ही अच्छे थे और आपको समय पे अपडेट होके भी मिलते हैं। थोड़ा हाल ही में डिले हो रहा है, बट स्टार्टिंग के 3-4 अटेम्प्ट्स थे, लगातार इंस्टीट्यूट ने प्रॉपर टाइम पे आपका मटेरियल अपडेट करके आपको दिया हुआ है। तो ये हो गया एमसीक्यू पेपर्स के लिए, ठीक है, कि आपको पूरा पढ़ना चाहिए। कहीं भी चार्ट फॉर्म, हर चीज समरी फॉर्म मत पढ़ो, जितना हो सके डिटेल वाला पढ़ो तो आपके लिए बेटर होगा। और इवन फॉर रिटन पेपर्स, ठीक है, रिटन पेपर्स में भी मैं देख रहा हूं बच्चे सब चार्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अरे भाई, जैसा आप पढ़ोगे वैसा आपको याद होगा, जैसा आपको याद होगा वैसा आप पेपर में लिख के आओगे। मुझे समझ भी नहीं आ रहा, मतलब लोग कोई मिरेकल का वेट कर रहे हैं कि भाई मैं पढ़ूं समरी, मैं याद समरी करूं, पर मैं लिख के पूरा अच्छे से आ जाऊं। मतलब ये कैसे होगा? अनलेस आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, आपका बेस जो है ग्रामर का बहुत ही अच्छा है, तो अलग बात है, ऐसे लोग फिर भी कर लेंगे। मैं मानता हूं ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी लैंग्वेज में, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं, पर ऐसा वरदान सबके पास नहीं होता। एक एवरेज स्टूडेंट की हालत कितनी खस्ता है ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, और बहुत सारे मैंने चेक पेपर्स पास में भी देखे हुए हैं, और क्या हालत है एवरेज स्टूडेंट की मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है एक एवरेज स्टूडेंट से, जिसको पता है कि वो ग्रामेटिकली बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, जो समरी पढ़ के अपने लैंग्वेज में टेक्निकली नहीं लिख सकता, प्लीज आप टेक्निकल ही पढ़ो ही टेक्निकल, तो याद भी टेक्निकल होगा, तो आप लिख के भी टेक्निकल आओगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हर चीज आपको पता ही है, मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूं आपके साथ। अगर आपको यकीन हो तो आप उस पर फॉलो कर सकते हो, यकीन नहीं हो तो आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे बता रहा हूं। चार्ट फॉर्म में मत पढ़ो, समझने के लिए पढ़ सकते हो, चार्ट बहुत अच्छे होते हैं, मैं चार्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा,
ठीक है, डोंट गो इन दैट डायरेक्शन कि सर कह रहे हैं चार्ट्स ये वो। अरे चार्ट अच्छे होते हैं ना, पर चार्ट समझने के लिए होते हैं। चार्ट मैं भी बनवाता हूं, जाके देख लो। चार्ट मैं भी बनवाता हूं, मेरे लेक्चर वाइज से पूछ लो, मैं बनवाता हूं पूरी चार्ट। लोग तो पूरी बुक बना लेते हैं मेरे चार्ट बना बना के, रेगुलर क्लास वाले, बट वो समझने के लिए होते हैं। अगर आप फुल रिवीजन सुन लो अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं, फुल रिवीजन अगर आप पूरी चार्ट से ही कर रहे हो तो आपको वही याद रहेगा। फिर आप ऐसे का ऐसा चार्ट एग्जाम में थोड़ी लिख के आ सकते हो। चार्ट लिख के आओगे, शॉर्ट नोट पूछा है चार्ट लिख रहे, केस स्टडी पूछी है चार्ट लिख रहे। अरे चार्ट थोड़ी लिख सकते हैं अपन पेपर में। तो जो आपको लिखना है, मैं कह रहा हूं आप वो रिवाइज करो, वो पढ़ो। जो लिखना है वो पढ़ो, जैसा लिखना है वैसा पढ़ो। योर प्रिपरेशन शुड बी एज पर द पेपर पैटर्न। केस स्टडीज पूछी जा रही है तो केस स्टडी के एंगल से पढ़ो। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? केस स्टडीज है तो केस स्टडीज के लिए पढ़ने का तरीका अलग होता है। वहां पे भी आपको बारीकी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत ही माइन्यूट पॉइंट्स पे सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज चार्ट्स, पूरा सब चार्ट्स पढ़ना बंद करो, क्योंकि आप वैसे का वैसा आंसर लिख नहीं पाओगे। और फिर हैरानी की बात यह है, यही बच्चे फिर पूछते हैं सर मुझे 4 में से 2 ही क्यों मिलते हैं? इंस्टीट्यूट मुझे 4 में से 2 ही देता है, 4 में से 1.5 देता है, 4 में से 1 ही मार्क देता है। तो यही रीजन है। अब आपको पता चल गया होगा, अब आपको काफी बातें रियलाइज हो रही होंगी कि हाँ यार, हमारी क्वालिटी ऑफ आंसर ही उस लेवल की नहीं रही है। आ रहा है कुछ समझ में? तो आप धीरे धीरे, मैं कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा। बच्चे इतना बेसिक चीज भूल गए, आप इनपुट जैसा डालोगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा। अगर आप इजी लैंग्वेज पढ़ोगे तो आप लिख के भी इजी लैंग्वेज ही आओगे। अगर आप टेक्निकल पढ़ोगे तो आप टेक्निकल ही लिख के आओगे। समझ रहे हो? तो आप क्या इनपुट ले रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ही सीरियसली लें। और ये हैंड रिटन नोट्स और ये जो अपनी लैंग्वेज वाले नोट्स होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, काफी बच्चों को ये भी बेसिक मैथ समझ में नहीं आता कि अगर आप एवरेज आंसर्स लिख के आ रहे हो और अगर आप 70-80 मार्क का ही पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको 40+ कैसे मिलेंगे? सोच के देखो इसके बारे में। जो रिपीटर्स हैं वो सोच के देखें कि अगर आप 80 मार्क्स का ही पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, अब 80 मार्क्स का पेपर क्यों सॉल्व हो पा रहा है? इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। पेपर टफ था, पेपर में काफी 8-10 मार्क के क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आते ही हैं जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। उसमें आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि ये कैसे पूछ लिया तो पूछ लिया, कह दिया तो कह दिया। याद आ रहा है कुछ डायलॉग? वैसा ही है, इंस्टीट्यूट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर कोई क्वेश्चन आ गया और वो भले आउट ऑफ सिलेबस ही क्यों ना हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ग्रेस मार्क मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई पॉलिसी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सब अपने अपने अंदाजे लगाते हैं, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 रास्ते हैं। या तो आप पूरा 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करो, 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करोगे, एवरेज आंसर्स लिख के आओगे, स्टिल 45 to 50, 55 यू कैन एक्सपेक्ट। हाफ मार्क्स तो मिलते हैं अपनी लैंग्वेज में, और एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लिखते भी हो, ग्रामेटिकली प्रोवाइडेड वो करेक्ट हो, तो आपको आधे मार्क्स तो मिलेंगे। तो 100 का सॉल्व करके आ गए तो आपको 50 मिलेंगे। अब प्रॉब्लम है आप 100 का सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, आप 90, 85, 80 उसका ही सॉल्व कर पाओगे। उसमें भी अगर आप एवरेज आंसर्स लिख के आ गए, अपनी लैंग्वेज में सब कुछ लिख के आ रहे हो या चार्ट फॉर्म में लिख के आ रहे हो, तो आपको 35, 30, 36 इसी रेंज में मिलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो प्लीज समझो बात को कि आप 90 का ही सॉल्व कर पाओगे या 85 का ही सॉल्व कर पाओगे। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। मैं थोड़ा जनरलाइज बातें कर रहा हूं। कुछ पेपर्स हो सकता है आपके 100 के भी सॉल्व हो जाए और कुछ हो सकता है सिर्फ 80 मार्क्स के ही सॉल्व हो। ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको अपनी क्वालिटी ऑफ आंसर्स पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा। थोड़े से अबव एवरेज आंसर्स लिखने पड़ेंगे और उसके लिए आपको पढ़ते वक्त आपको ध्यान देना है। मल्टीपल टाइम्स अगर आप लॉ की लैंग्वेज पढ़ोगे तो बिलीव मी आपको लॉ की लैंग्वेज ही याद आएगी। जनरलाइज जो सेंटेंसेस होते हैं, छोटे छोटे जो फ्रेजेस होते हैं, वो आपको खुद ही याद आएंगे और सब टेक्निकली याद आएंगे। अगर आप पढ़ते वक्त टेक्निकल पढ़ रहे हो तो पढ़ी आप अपनी लैंग्वेज वाले में से रहे हो, पढ़ी आप चार्ट फॉर्म में रहे हो, तो आपका एक तो स्पीड स्लो हो जाती है। चार्ट फॉर्म में पढ़ के अगर आप टेक्निकल केस स्टडी लिख रहे हो या आप शॉर्ट नोट लिख रहे हो, कन्वर्जन टाइम हो जाता है। सोच सोच के लिखना पड़ता है, आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं।
सेल्फ स्टडी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो उसमें टाइम बहुत लगता है, फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए आपका 70, 80, 85 मार्क्स का ही सॉल्व हो पाता है, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। एक तो आप लिखते नहीं हो, ऊपर से आप पढ़ते भी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हो या चार्ट फॉर्म में हो, तो आपको कन्वर्ट करने में भी टाइम लग जाता है। तो प्लीज कीप इन माइंड कि आपका एग्जाम क्या चाहता है, क्या स्किल आपसे चाहता है। एमसीक्यू पेपर है तो आपको बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स कोई भी लाइन उठा के आपसे पूछा जा सकता है, तो इट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड कि आप मॉड्यूल की लैंग्वेज को कवर करो, मॉड्यूल की कवरेज से करो, और ये सिंप्लीफाइड और जो समरी और ये जो हवा हवा होता है ना, ये सब मत करो, ठीक है। सब वर्ड टू वर्ड पढ़ो, जितने भी नोट्स आप पढ़ोगे वर्ड टू वर्ड होने चाहिए, ठीक है, वर्ड टू वर्ड होने चाहिए। और जितना हो सके डिटेल्ड वाली रिवीजन करो अकॉर्डिंग टू द टाइम। और ये मॉड्यूल के हिसाब से होता है, सिंगल मॉड्यूल है तो आपके पास ज्यादा टाइम होता है, बोथ मॉड्यूल है तो आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है। इसीलिए मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, कि मुझे पता है, नॉलेज की वजह से मुझे बहुत अंदाजे होते हैं कि भाई कौन कितना टाइम दे सकता है। तो बोथ मॉड्यूल है तो यस आपका टाइम कम है, तो आप कवरेज उस हिसाब से सिलेक्ट करो। और अगर आपका सिंगल मॉड्यूल है तो आपको बिल्कुल भी झुकना नहीं है। सिंगल मॉड्यूल के वाले के पास पूरा टाइम होता है सर। सिंगल मॉड्यूल वाला अगर शिकायत कर रहे हैं ना, तो आपके एक लगाने की इच्छा होती है कि उनको पता ही नहीं कि बोथ मॉड्यूल वालों की क्या हालत है। आपके पास बहुत टाइम है, सिंगल मॉड्यूल वाले के पास बहुत टाइम है, और इवन पेपर के वक्त भी एक दिन की छुट्टी मिलती है, तो वो भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपको बैक ऑन बैक पेपर्स लिखने हैं। ऊपर से सेकेंड मॉड्यूल वाले तो 2 आपके एमसीक्यू पेपर हैं, 2 ही रिटर्न है। तो कंप्लेन मत करो, आपके पास बहुत टाइम है। कवरेज अच्छा रखो, एमसीक्यू पे टारगेट रखो, और एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ो, ठीक है। 60 स्कोर करना बहुत आसान है, बिलीव मी। पेपर इजी आ रहे हैं, इसीलिए पेपर भी इजी आ रहे हैं, पेपर भी इजी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है स्कोरिंग हो रहे हैं, और आप स्टिल अगर 40 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, 45 पे अटक रहे हो, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा मेथड ऑफ स्टडी पे ध्यान देना है। खासकर रिटन पेपर्स पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि काफी बच्चे मुझसे इस बार पूछ रहे थे कि सर मार्किंग 30-40 के बीच में अटक रही है। तो ये वन ऑफ द रीजन है। पढ़ने की स्टाइल बदलो, चार्ट फॉर्म ये सब समझने के लिए होता है, उसको बस समझने तक पढ़ो। उसके बाद समझने के बाद जब आप रिवाइज करोगे, आपको डिटेल्ड नोट्स से प्रॉपर वर्ड टू वर्ड ही पढ़ना है, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, एंड आई होप आप इस पर जरूर काम करेंगे, ठीक है। इसको इग्नोर मत करना, बहुत भारी पड़ेगा, और आपको ऑलरेडी अगर अटेम्प्ट ज्यादा लग चुके हैं तो आई होप आप इसको थोड़ा सीरियसली लोगे। आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये भी एक रीजन होता है और आपसे भी ये गलती हुई होगी, ठीक है। तो प्लीज रेक्टिफाई इट एज सुन एज पॉसिबल, और ये अटेम्प्ट में बिल्कुल भी ये वाली गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो अगर आपको सजेशन अच्छा लगा हो, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो सजेशन, तो आप डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ये पता चले, वो भी ये गलती न कर पाए। थैंक यू सो मच।